हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी क्लास हिंदी व्याकरण में। देखिए, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी, उसको समझा होगा, तभी उससे आगे का आप समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम व्यंजन पढ़ रहे थे, स्वर कंप्लीट हो चुके थे और हम व्यंजन पढ़ रहे थे। व्यंजन के कुछ प्रकार हमने पढ़े थे, ठीक है, कुछ प्रकार हमने पढ़े थे, उसके आगे के हम आज पढ़ेंगे। देखिए, अब हम जो व्यंजन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे श्वास मात्रा के आधार पर। श्वास मात्रा के आधार पर, श्वास किसे कहते हैं? सांस को, यानी सांस लेने की मात्रा के आधार पर, अर्थात किस व्यंजन को बोलते समय लंबी सांस ली जाती है, ज़्यादा सांस ली जाती है, किस व्यंजन को बोलते समय कम सांस ली जाती है। ठीक है, देखिए पहला आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण अर्थात जिसमें किसी व्यंजन को बोलते समय श्वास वायु की मात्रा कम होती है, मतलब जो हम लंबी सांस नहीं लेते, जिसमें हम छोटी सांस लेकर बोलते हैं, जैसे क ग ज, सीधा बोला हमने। दूसरा आता है हमारा महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों को बोलने में थोड़ा सा लंबी सांस खिंचती है, थोड़ा सा श्वास मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, वो होते हैं आपके महाप्राण व्यंजन। ख ख छ, आप इनका उच्चारण करके देखिए। स्वयं उच्चारण करते समय आपको ये आभास होगा, ये प्रतीत होगा कि इन्हें बोलते समय जो श्वास वायु की जो मात्रा है वो अधिक है, किसके मुकाबले? अल्प प्राण व्यंजन जो है उनसे ज़्यादा श्वास वायु की मात्रा होती है। जिन्हें बोलने में श्वास वायु की मात्रा कम हो वो अल्प प्राण व्यंजन, अर्थात कै गे जय इस तरह के, और जिन्हें बोलने में श्वास मात्रा की, श्वास वायु की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो, लंबी हो, वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जो अपने जैसे ही व्यंजन के साथ मिलकर नया शब्द बनाते हैं, अपने जैसे व्यंजन के साथ ही मिलकर बनाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है बच्चा, इसमें एक उदाहरण और लिख देती हूँ, जैसे पत्ता। मतलब जो अपने ही जैसे व्यंजनों के परस्पर मेल से बनते हैं। उदाहरण से आप समझ ही गए होंगे किस तरह के व्यंजन की बात कर रही हूँ, जिनमें आप आधा व्यंजन जोड़कर लिखते हैं, जैसे बच्चा, पत्ता, लेकिन व्यंजन जो है वही होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर आधा चय इस्तेमाल किया है तो यहाँ पूरा चय, यहाँ आधा तय, यहाँ पूरा तय, ठीक है, ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर आधा चय है और यहाँ पे कुछ और होता, वो द्वित्व व्यंजन में नहीं आते। ठीक है, द्वित्व व्यंजन में वही आते हैं जो अपने जैसे व्यंजन के परस्पर मेल से बनते हैं। अगला देखेंगे अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताए थे, दो होते हैं, ड और ढ। अतिरिक्त व्यंजन वो होते हैं जिन्हें बोलते समय जीभ मूर्धा से स्पर्श करते हुए तुरंत नीचे गिरती है। मूर्धा मैंने आपको बताया था कल क्या होता है, दंत के जो अंदर वाला हिस्सा होता है, स्किन होती है अंदर वाली, वो मूर्धा कहलाती है। तो जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, वो उस ऊपर वाले हिस्से से टकराकर तुरंत नीचे गिरती है। आप स्वयं इसका उच्चारण करें, ड ढ। आपकी जीभ ऊपर वाले हिस्से से टकराकर स्पर्श करके नीचे गिरती है, वो होते हैं आपके अतिरिक्त व्यंजन। और आपके अतिरिक्त व्यंजन जो है वो है दो, ड और ढ। उच्चारण करें, रबड़, पकड़, पढ़ना। इन्हें उच्चारित करते समय जीभ मूर्धा से टकराकर स्पर्श करके नीचे गिरती। अगला देखते हैं हम संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर देखने में कुछ कुछ द्वित्व व्यंजन की तरह लगेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था द्वित्व व्यंजन में अपने ही जैसे व्यंजन के मेल से शब्द बनेगा, जो अपने ही जैसा है। ठीक,
संयुक्ताक्षर में आधा शब्द, आधा व्यंजन तो बनेगा, आधा अक्षर तो बनेगा, लेकिन उस आधे अक्षर के बाद वाला व्यंजन उसके जैसा नहीं होगा। समझे आप? संयुक्ताक्षर में आधे व्यंजन का इस्तेमाल किया गया है, किया जाएगा, परंतु उससे जो आगे वाला व्यंजन है वो स्पष्ट नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि उसी के जैसा हो, बल्कि ये फिक्स है, उसके जैसा नहीं होगा। अगर आधे व्यंजन से आगे वाला व्यंजन उसी के जैसा है तो वो आपका द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। ठीक है? अगर आधे व्यंजन से आगे वाला व्यंजन विभिन्न है, अलग है, दूसरा है, वो संयुक्ताक्षर कहलाता है। कहने का तात्पर्य जो आप बीच में आधा अक्षर लगा के लिखते हैं वो आपके संयुक्ताक्षर में आते हैं। सत्य, तत्, व, ठीक है, इस तरह के। तो आपको इतनी बात समझ में आई। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ आगे। आप र शब्द जो व्यंजन होता है, कहने के लिए व्यंजन है, बिल्कुल व्यंजन है, लेकिन इसका उपयोग कहीं कहीं पर हम मात्रा के रूप में, किसी संयोग के रूप में भी करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है? तो रै का जो उपयोग है मात्रा के रूप में वो किस तरीके से होगा, देखिए। र के कितने प्रकार से र को इस्तेमाल किया जाता है। पहला है आपका र स्वर रहित होने पर। ठीक है? जिस व्यंजन में र, जिस शब्द में र स्वर रहित है, मतलब उसके साथ कोई स्वर नहीं जोड़ा हुआ है, कोई मात्रा नहीं है, तो वह अगले व्यंजन पर ऊपर की ओर से चढ़ाया जाता है। रै ऊपर से चढ़ाया जाता है जब रै स्वर रहित होता है। ठीक है? जब यहाँ पर कहा गया है वर्क, वर्क बोलते समय रै स्वर रहित प्रतीत हो रहा है, रै पर कोई मात्रा या कोई स्वर नहीं है, तो वो आगे वाले व्यंजन पर ऊपर से लगाया जाएगा। दूसरा है र से पहले व्यंजन स्वर रहित होता है। अगर र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो, जैसे कहा जा रहा है पत्र, पत्र, पै और रै के बीच में तय की भी ध्वनि आ रही है। अब इसको पत्र तो नहीं पढ़ेंगे, पत्र पढ़ेंगे, तो उसमें तय क्या हो गया, वो स्वर रहित हो गया। कहा गया है रै से पहले वाला जो व्यंजन अगर स्वर रहित हो, तो रै से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित है, कोई मात्रा या कोई स्वर नहीं है, तो उस कंडीशन में इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है? उस कंडीशन में इस तरीके से लिखा जाएगा, उसको उसके साथ संयोग करके, उसको पहले वाले व्यंजन के साथ उसका संयोग करके जोड़ के लिखा जाएगा। तीसरा है हमेशा टे डे के साथ इसी तरीके से रै लगता है। कभी भी आपने देखा होगा ट्रक, ट्रक, ट्रक तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, ट्रक बोलते हैं। और टे और डे का फिक्स है ये कि टे और डे के नीचे जब हम रै लगाएंगे तो हम इस तरीके से लगाते हैं, दो लाइनें ड्रॉ करके। उसके बाद जैसे कि श्रम, मैंने आपको बताया था कुछ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बताए थे। श्र कैसे बनता है, श के साथ र जोड़ने पर श्र बनेगा। र को किसी दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ने पर जो व्यंजन होता है वो परिवर्तित हो जाता है। कुछ व्यंजनों के साथ जोड़ने पर र, जो नया व्यंजन हमें प्राप्त होता है वो अलग होता है। अगर हम स के साथ र जोड़ते हैं तो वो स्त्र हो जाता है। अगर हम स के साथ र जोड़ते हैं तो वो स्त्र हो जाता है। ठीक है? ये था आपका रै का इस्तेमाल।
तो यहीं पर हमारे व्यंजन ख़त्म होते हैं। अभी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप रियल में सीरियसली मेरे वीडियो से स्टडी कर रहे हैं तो जब तक आपने उससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी आपको आगे वाली समझ में नहीं आ पाएगी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।